Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of selling cost। यानी आज हम इस वीडियो के अंदर विक्रय लागत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम विक्रय लागत के बारे में जानते हैं। ये जो सेलिंग कॉस्ट यानी विक्रय लागत है, इस धारणा का संबंध जो अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से होता है। अब इससे पहले जो है दो प्रकार के और बाजार है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। एक था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरा एकाधिकार। तो न तो एकाधिकार बाजार के अंदर जो है विक्रय लागत की बात आती है और न ही पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो है विक्रय लागत आती है। इसके पीछे कारण को हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सभी वस्तुएं जो है होमोजीनियस यानी समरूप होती है। अब ऐसे में मान लीजिए कि भी ए, बी और सी तीन प्रोड्यूसर है। अब ए ने जो है एडवर्टाइजमेंट किया। अब ए, बी और सी तीनों की वस्तु एक ही है। इसका मतलब जब ए एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो बी और सी की ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अब ये जरूरी नहीं कि ए ने एडवर्टाइजमेंट किया है तो वस्तुएं तो तीनों की एक समान है। तो जिस ग्राहक ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उस वस्तु के बारे में जाना, वो बी से भी सामान ले सकता है, वो सी से भी सामान ले सकता है। इसलिए अकेला ए कभी भी जो है एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है सभी की वस्तुओं की एक साथ हो रही है। ऐसे में केवल उसी को जो है एडवर्टाइजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि एडवर्टाइजमेंट का फायदा जो सभी को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर जो होता है, जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ये भी होता है कि जो प्रेजेंट प्राइस है, उस प्रेजेंट प्राइस के ऊपर एक फर्म जितना चाहे उतना प्रोडक्शन बेच सकती है। तो ऐसे में उसके लिए जो है विक्रय लागत यानी विज्ञापन के ऊपर खर्च करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए फर्मों को विज्ञापन करने से जो कोई भी लाभ जो है पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होगा। दूसरा, एकाधिकार की अगर बात करते हैं तो एकाधिकार के अंदर प्रोड्यूसर अकेला ही होता है। इसलिए जिसको भी सामान खरीदना होगा वो केवल उसी से सामान खरीदेगा, दूसरे के पास में वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो उसका कोई प्रतियोगी नहीं होता। तो ऐसे में उसे जो है अपने लिए मार्केट पैदा करने के लिए किसी प्रकार का कोई जो विज्ञापन के ऊपर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब प्रोड्यूसर शुरू के अंदर अपना उत्पादन शुरू करता है तो उस अवस्था के अंदर लोगों को उसकी वस्तु के बारे में पता नहीं होता, तब वो केवल उन लोगों को सूचना देने के लिए जो है अपनी वस्तु के ऊपर को थोड़ा व्यय कर सकता है। यानी जो व्यय किया जाएगा वो मात्र सूचना पर व्यय होगा, और एक बार जब लोगों को उस वस्तु के बारे में जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद में जो है वो जो है कोई भी व्यय जो है विज्ञापन के ऊपर नहीं करता। तो इस प्रकार से ना तो एकाधिकार बाजार के अंदर जो है सेलिंग कॉस्ट आती है और ना ही जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सेलिंग कॉस्ट आती है। तो ये जो सेलिंग कॉस्ट यानी विक्रय लागत है, उसका जो संबंध है वो अपूर्ण प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सेलिंग कॉस्ट क्यों आती है वो अब आप देखेंगे। तो जो अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार होता है उसके अंदर जो सभी उत्पादक जो होते हैं उनकी वस्तुएं स्थानापन्न होती है। यहाँ पर वस्तु विभेद पाया जाता है। स्थानापन्न का मतलब ए, बी और सी तीन प्रोड्यूसर सामान बेच रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है, उसको जो है सामान चाहिए। मान लीजिए ये जो है बिस्किट बेच रहे हैं, तो इन सभी के जो बिस्किट है वो बिस्किट जो है एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जा सकते हैं। मान लीजिए इसके पास पार्ले जी है, इसके पास ब्रिटानिया है, इसके पास में कोई और वैरायटी है। तो ये जो बिस्किट लेने वाला व्यक्ति है ये इससे भी सामान ले सकता है बिस्किट, ये इस ए का बिस्किट छोड़ करके बी से भी बिस्किट ले सकता है, बी का बिस्किट छोड़ करके सी से भी ले सकता है। यानी ये स्थानापन्न है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस अवस्था के अंदर जब प्रत्येक फर्म जो होती है अपने उत्पाद के लिए मांग पैदा करने और बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन और उत्पाद के प्रचार पर जो व्यय करती है उसे विक्रय लागत कहते हैं। तो विक्रय लागत का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो दो होते हैं, एक तो नई मांग पैदा करना और दूसरा अपनी जो है सेलिंग को बढ़ाना। तो इस उद्देश्य से जो भी प्रचार के ऊपर विज्ञापन के ऊपर व्यय किया जाता है उसे जो है विक्रय लागत कहते हैं। यदि उत्पादक एक बार सूचना देकर रुक जाता है, यानी एक बार उसने जो है सूचना दे दी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, तो उसके बाद में अगर वो विज्ञापन नहीं करता है तो धीरे धीरे जो उसके ग्राहक है उस वस्तु को खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी फर्में जो विज्ञापन कर रही है वो उस सामान को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके अंदर लगातार
जो फर्में होती है उनको विज्ञापन करना पड़ता है, इसलिए लगातार उनके लिए जो विक्रय लागत बनी रहती है। तो इस उद्देश्य से अपना जो एकाधिकारी है अपनी बाजार के ऊपर पकड़ बनाए रखने के लिए, अपने ग्राहकों को अपने तरफ जोड़े रखने के लिए और नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार अपने उत्पाद का प्रचार करते रहना पड़ता है। जहाँ पर प्रचार रुका वहाँ पर जो है उनके लिए बिक्री भी रुक जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे नोकिया जो कंपनी है वो बड़ी फेमस जो वो कंपनी थी भारत के अंदर, और उसके प्रोडक्ट थे वो भी काफ़ी बेहतरीन थे, और इसी वहम में वो नोकिया कंपनी रही कि उसके तो प्रोडक्ट बेहतर है, क्वालिटी के आधार पर उसका सामान बिकेगा। उसने एक बार जो लोगों को सूचना दे दी है, अब खुद वो उनका सामान खरीदते रहेंगे। लेकिन वो प्रचार से बाहर होते ही जो है लोगों ने जो उसके प्रोडक्ट को धीरे धीरे भुलाना शुरू कर दिया, और आज नोकिया की जो मार्केट के अंदर हालत है वो उसके उसी डिसीजन की वजह से ज़्यादा है कि नोकिया ने जो है अपने प्रोडक्ट का प्रचार नहीं किया। इसी प्रकार से अपने HMT वॉच थी, HMT वॉच ने जो है अपनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं की, उसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट न करने के कारण जो है आज जो HMT इंडस्ट्री है वॉच की वो जो है लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो इसलिए ये जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो फर्में होती है उनको लगातार अपने ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापन के ऊपर, प्रचार के ऊपर लगातार खर्चा करना पड़ता है, इसलिए विक्रय लागत जो उनको लगातार झेलनी पड़ती है। आगे जो विक्रय लागत है उसके अंदर हम देखते हैं कि इसका सही अर्थ क्या होता है कि फर्म अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन, प्रचार, सेल्समैन की नियुक्ति करती है, उनको उनके ऊपर भी व्यय आता है, प्रदर्शनी, उपहार या कमीशन आदि के ऊपर जो व्यय करती है, कि कई बार दुकानदारों को कमीशन देती है कि भी आप अगर हमारा सामान बेचोगे तो आपको जो ये कमीशन मिलेगा। तो इन सब के ऊपर जो एक फर्म व्यय करती है उसे हम जो विक्रय लागत कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। चैम्बरलिन के अनुसार विक्रय लागतें वे लागतें हैं जो किसी वस्तु के मांग वक्र के आकार या स्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लगाई जाती है। अब देखिए ये अपने पास में डिमांड कर्व है, तो यहाँ पर ये जो है प्राइस है OP। अब अगर ये मांग वक्र यहाँ चला जाता है सेलिंग कॉस्ट के कारण, तो इसका मतलब अब मांग बढ़ करके OQ1 हो जाती है। तो इस प्रकार से एक फर्म जो होती है अपने मांग वक्र को शिफ्ट करने के लिए, और हमेशा उसका प्रयास होगा कि ये मांग वक्र जो शिफ्ट किया जाए दाईं तरफ, क्योंकि जब भी दाईं तरफ मांग वक्र शिफ्ट होगा तो ये डिमांड के अंदर इंक्रीज को दिखाता है। दूसरा, रॉबर्ट यहाँ के अनुसार विक्रय लागत में वे सब खर्च शामिल होते हैं जो वस्तु की मांग में वृद्धि करते हैं। तो कोई भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से एक प्रोड्यूसर जो है अपने सामान को ज़्यादा बेच पाता है, तो उस व्यय को जो है विक्रय लागत कहते हैं। तो आप इनमें से जो है जो डेफिनेशन आपको बेहतर लगती है आप उस डेफिनेशन को जो है तैयार कीजिएगा। इसके बाद है मान्यताएं। पहली मान्यता है कि ग्राहकों की मांग और रुचि में परिवर्तन किया जा सकता है। अब जैसे ही ग्राहकों की मांग और रुचि में परिवर्तन होगा तो जिस वस्तु के लिए उनकी मांग बढ़ती है, जिस वस्तु में के अंदर उनकी रुचि पैदा की जाएगी विज्ञापन के जरिए, तो उस वस्तु के अंदर जो है व्यक्ति के लिए जो है उस वस्तु की मांग ज़्यादा करने से जो उत्पादक है वो उत्पादक जो है ज़्यादा सामान बेच पाता है। तो जैसे आप रोज़ाना देखते हो कि फेयर एंड लवली जिसकी एडवर्टाइजमेंट आती है कि भी अगर फेयर एंड लवली लगाओगे तो आपका रंग जो गोरा हो जाएगा। अगर फेयर एंड लवली से रंग गोरा होता तो आज सारे गोरे हो जाते। आज तक किसी का हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी फेयर एंड लवली ने बार बार वो चीज़ें दिखा करके 7 दिन में ऐसा रंग, 14 दिन में ऐसा रंग, हमारे जो ग्राहक है जो इस चीज़ में रुचि रखते हैं तो उनकी मांग पैदा की है, और उन लोगों की रुचि जो है वो अपने उस प्रोडक्ट के अंदर पैदा की है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड के अंदर वृद्धि हो रही है। दूसरा, ग्राहकों को उत्पाद के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ऐसा मान करके चला जाता है। तो जब विज्ञापन किया जाता है तो विज्ञापन के माध्यम से जो है ग्राहकों को उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। जब ग्राहकों को उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी तो ग्राहक जो है वो ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे। इसमें वस्तु की क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा, और वो वस्तु आप कहाँ से किस मोड से जो परचेज कर सकते हो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो बहुत बार हम देखते हैं कि भी विज्ञापन आता है, विज्ञापन के साथ साथ वो अपना मोबाइल नंबर देखते हैं कि तुरंत
भारत से जो ग्राहक है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, जो म्यांमार से ग्राहक है वो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। तो इस प्रकार से जो है ग्राहकों को पूरी जानकारी दी जाती है कि भी आपके जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं उस प्रोडक्ट की विशेषताएं क्या है और उस प्रोडक्ट को आप कहां से किस प्रकार से परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है विज्ञापन आदि से फर्म अपने उत्पाद को लोकप्रिय बना सकती है। तो ये भी जो होता है एक विशेषता है, एक मान्यता है कि जब विज्ञापन किया जाता है तो विज्ञापन के कारण फर्म जो है अपने उत्पाद को लोगों के अंदर ज़्यादा पॉपुलर कर सकती है। इन सब मान्यताओं के साथ में एक जो फर्म होती है उसकी विक्रय लागत जो होती है उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो कौन कौन सी मान्यताएं हैं कि ग्राहकों की रुचि पैदा की जा सकती है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन किया जा सकता है, विज्ञापन के माध्यम से या विक्रय लागत के माध्यम से ग्राहकों को प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी जा सकती है, और विज्ञापन आदि से फर्म जो होती है अपने उत्पाद को लोगों के अंदर पॉपुलर बना सकती है। अब नेक्स्ट है उत्पादन और विक्रय लागत। विक्रय लागत का अध्ययन करने के लिए उत्पादन लागत और विक्रय लागत के अंदर अंतर का जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये जो होता है काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है कि भी किस चीज को तो हम जो है विक्रय लागत के का पार्ट माने और किस चीज को हम जो वो उत्पादन लागत का पार्ट माने। तो इसलिए हम जो है पहले उत्पादन लागत और विक्रय लागत है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि उत्पादन लागत के अंदर वो सब प्रकार की लागतें आती है जो वस्तु को उपभोग योग्य बनाने के पर आती है। मान लीजिए कि भी एक जो व्यक्ति है वो कोई भी वस्तु बना रहा है, जैसे बिस्किट बना रहा है। अब उसने बिस्किट बनाने शुरू किए तो बिस्किट बनाने के ऊपर जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से, उसके ऊपर जो है लेबर लगाने से, वहाँ जो है फैक्ट्री के अंदर उसका प्रोडक्शन करने में पर जो भी व्यय आता है, क्योंकि जब तक ये बिस्किट बन करके तैयार नहीं हो जाता तब तक जो खर्चा करना पड़ेगा वो सारा का सारा जो उत्पादन लागत का हिस्सा है। इसके विपरीत विक्रय लागत के अंदर वो व्यय शामिल होते हैं जो उत्पादन की मांग या बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो वस्तु बन गई, वस्तु बनने के बाद में फिर जो उसके ऊपर व्यय किया जाता है ताकि उसकी मांग ज्यादा हो, उसकी बिक्री ज्यादा बढ़े, तो वो जो सारा का सारा व्यय होता है वो जो वो सेलिंग कॉस्ट यानी विक्रय लागत का भाग होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो डिफरेंस है कि उत्पादन लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो वस्तु को तैयार करने से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। अब उपभोक्ता तक पहुंचने से लेकर के क्या होता है, कच्चा माल इकट्ठा करेंगे, लेबर जो उत्पादन के साधन है उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाएगा। उसके बाद में दुकानदार तक जो पहुंचाया जा रहा है सामान ताकि वो आगे ग्राहक तक पहुंचा सके, इस दौरान जो व्यय होता है वो सारा का सारा जो है उत्पादन लागत का हिस्सा है। इसके विपरीत विक्रय लागत के अंदर विज्ञापन, प्रचार, सेल्समैन आदि पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन लागत का उद्देश्य जो होता है वो पूर्ति को बढ़ाना होता है और विक्रय लागत जो होती है उसका उद्देश्य मांग को बढ़ाना होता है। तो जो मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से या बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से जो एक्सपेंडिचर किया जाता है और उसे जो है जो है वो विक्रय लागत कहते हैं, और वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम जो उत्पादन लागत कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है औसत विक्रय लागत। औसत का हमें पता होता है प्रति इकाई लागत होती है। तो जब हम विक्रय लागत की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रति इकाई विक्रय लागत को औसत लागत कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु की मान लीजिए कि भी हम जो है 100 इकाइयाँ बेच रहे हैं और 100 इकाइयों को बेचने के लिए हमने जो है 1000 रुपये का जो है विक्रय के लागत के ऊपर जो है एक्सपेंडिचर हुआ है। यानी विक्रय वस्तु की मांग बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञापन आदि के ऊपर जो प्रचार जो व्यय किया गया है वो 1000 रुपये आया है। तो 100 इकाइयों के ऊपर 1000 रुपये व्यय आया है और एक इकाई के ऊपर जो 10 रुपये व्यय आएगा। तो ये जो प्रति इकाई ये जो केवल व्यय ये केवल विक्रय लागत का व्यय है, बाकी जो है इसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल नहीं है। कोई अखबार के अंदर विज्ञापन दिए या टीवी पर विज्ञापन दिया या पैम्फलेट वगैरह छपवाए गए, बैनर बनवाए गए, तो किसी भी माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया गया वो जो है सेलिंग कॉस्ट का हिस्सा है। तो ये 1000 रुपये सेलिंग कॉस्ट आई है टोटल 100 इकाइयों की। तो एक इकाई के ऊपर जो सेलिंग कॉस्ट है वो जो है 10 रुपये है। तो ये क्या है,
₹10 जो है औसत विक्रय लागत कहलाती है। और चैम्बरलिन ने कहा है कि भी औसत विक्रय लागत वक्र जो होता है यू आकार का होता है। और यू आकार का होने का मतलब क्या है कि शुरू के अंदर जो है जब विक्रय को बढ़ाने के लिए व्यय किया जाता है तो ऐसे में औसत लागत में कमी आती है। अब औसत लागत के अंदर कमी आने का मतलब है कि भी जितना एक्सपेंडिचर किया गया मांग को बढ़ाने के लिए उसके मुकाबले मांग ज़्यादा बढ़ी है, यानी मांग बढ़ने से आय जो है वो ज़्यादा प्राप्त हुई है। तो शुरू में ऐसा होता है और एक सीमा के बाद इसमें वृद्धि होने लगती है, क्योंकि वृद्धि इसलिए होने लगती है कि शुरू के अंदर जब विज्ञापन किया गया तो तेजी से मांग बढ़ी, तेजी से ग्राहकों तक सूचना पहुंची। और जब वो लगभग सभी ग्राहकों तक सूचना पहुंच चुकी होती है उसके बाद में भी अगर एक्सपेंडिचर किया जाता है तो मांग में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो औसत जो विक्रय लागत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो औसत विक्रय लागत वक्र होता है वो यू शेप का होता है। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो आउटपुट या बिक्री ली और यहाँ पर जो है सेलिंग कॉस्ट लिया हमने। तो शुरू के अंदर जो है सेलिंग जो एवरेज जो सेलिंग कॉस्ट है वो कम हो रही है और यहाँ तक मिनिमम लेवल के ऊपर पहुंची। अब यहाँ तक लगभग सभी ग्राहकों तक सूचना पहुंच चुकी है। इसके बाद में भी अगर विक्रय लागत और आती है या विक्रय के बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है विज्ञापन आदि पर, तो मांग उतनी नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से औसत लागत जो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से एवरेज जो सेलिंग कॉस्ट वक्र होता है वो यू आकार का होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने जो 1000 रुपये खर्च किए, 1000 रुपये खर्च करने से जो है 100 वस्तुओं की मांग बढ़ी। उसके बाद उन्होंने 1000 रुपये खर्च किए तो मांग 200 वस्तुओं की बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने 1000 रुपये और खर्च किए तो मांग 300 वस्तुओं की बढ़ गई। इसके बाद 1000 रुपये और खर्च किए तो मांग जो है 200 केवल 100 वस्तुओं की बढ़ी, क्योंकि अब लगभग सभी ग्राहकों तक सामान पहुंच चुका था तो विज्ञापन का ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। जब 1000 रुपये और खर्च किए तो केवल यहाँ 50 वस्तुओं की मांग बढ़ी। तो ऐसे में जब शुरू के अंदर जो विज्ञापन का पर खर्च किया जाता है तो मांग में तेजी से वृद्धि होने के कारण औसत विक्रय लागत में कमी आती है। लेकिन उसके बाद जब एक बार लगभग सभी ग्राहकों को उसके बारे में जानकारी हो जाती है प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बाद भी अगर विज्ञापन के ऊपर व्यय किया जाता है या विक्रय बढ़ाने के लिए व्यय किया जाता है तो उसके कारण जो है औसत विक्रय लागत जो होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए औसत विक्रय लागत वक्र जो होता है वो यू आकार का होता है। इसके बाद है विक्रय लागत और फर्म का संतुलन। अब हम एक फर्म के संतुलन की बात करते हैं। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन निकालने के लिए पहले हम ये मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत और विक्रय लागत दोनों में परिवर्तन हो रहा है। यानी जैसे जैसे वस्तु के ऊपर जो है सेलिंग कॉस्ट आ रही है, यानी विज्ञापन के ऊपर व्यय आदि किया जा रहा है, तो उसके कारण जो है मांग बढ़ रही है और मांग के बढ़ने के कारण साथ साथ में वस्तु की कीमत है उसमें भी वृद्धि हो रही है। अब फर्म का जो उद्देश्य होता है वो लाभ को अधिकतम करना होता है। तो ऐसे में फर्म जो होता है वह कीमत और विक्रय लागत के बारे में एक ऐसा डिसीजन लेता है ताकि एक विशेष कीमत को निर्धारित करे और उस कीमत के ऊपर उसे जो है अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो जब तक विक्रय लागत से मांग के बढ़ने से जो आय प्राप्त होती है वह अधिक होती है, यानी मान लीजिए कि भी जो सेलिंग कॉस्ट है वो 1000 रुपये है और इस 1000 रुपये के कारण जो आय में वृद्धि हुई है वो 2000 रुपये की हुई है, इसका मतलब उसको 1000 रुपये का फायदा है। तो जब तक कि ये विक्रय के ऊपर जो लागत आती है उसके मुकाबले आय में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि ज़्यादा होगी, तब तक एक जो उत्पादक है वो सेलिंग कॉस्ट जो उठाता रहेगा, यानी विज्ञापन आदि पर व्यय करता रहेगा। जब विक्रय लागत और उससे प्राप्त आय समान हो जाएंगे तब विक्रेता जो है उस विक्रय के ऊपर व्यय करना बंद कर देगा। मान लीजिए कि भी सेलिंग कॉस्ट है वो 1000 रुपये और इसके कारण जो है 1000 रुपये की आय बढ़ी है, तो इस अवस्था के अंदर जितना उसने खर्चा किया आमदनी उतनी हुई है। तो इसके बाद एक जो विक्रेता है वो जो है वो विज्ञापन या प्रचार प्रसार के ऊपर व्यय करना बंद कर देता है। तो इन सब परिस्थितियों के अंदर जो किस प्रकार से एक जो फर्म है उसका संतुलन होगा उसको अब हम देखते हैं। ये ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने जो आउटपुट लिया है और ओ वाई के ऊपर कॉस्ट या प्राइस लिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो है फर्म के लिए AR कर्व है और ये जो फर्म के लिए
एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन की जो औसत लागत है, इस अवस्था के अंदर एक फर्म जो विज्ञापन नहीं कर रही है, और यहाँ पर जो है संतुलन का बिंदु, अब हमने सुविधा के लिए मान लिया, मान लीजिए कि हमारे पास में जो एम आर कर्व ये है और ये हमारे लिए जो है एम सी कर्व है, तो यहाँ पर ये संतुलन का बिंदु है और यहाँ से जो कीमत निर्धारित होगी। लेकिन हम यहाँ पर एम आर और एम सी अगर बनाएंगे तो उसके कारण ये जो डायग्राम ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ये मान लिया गया है कि एम आर और एम सी ने यहाँ पर संतुलन का निर्धारण किया है, और जहाँ पर एम आर और एम सी ने संतुलन का निर्धारण किया है उसी बिंदु से हमने जो ये आगे लाइन बढ़ाई है। तो संतुलन का जो बिंदु है वो ओ क्यू, मात्रा है वो ओ क्यू है, और यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है वो ओ डी कीमत निर्धारित होती है। अब यहाँ पर जो कीमत है वो ओ डी निर्धारित हो रही है। अब देखिएगा यहाँ पर जो औसत लागत आ रही है वो ओ ए के बराबर आ रही है, और यहाँ पर जो कीमत प्राप्त हो रही है ओ डी प्राप्त हो रही है। ऐसे में एक फर्म को ए बी सी डी के बराबर जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। ये तो प्रारंभिक स्थिति के प्रारंभिक फर्म जो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फिर जो है एक जो विक्रेता है वो अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाना चाहता है, ऐसे में वो जो विज्ञापन के ऊपर व्यय करेगा, और जब विज्ञापन के ऊपर व्यय करता है तो उसके कारण जो उसकी जो ये एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व हमारे पास में आता है। अब जब एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व जो वो लागत पहले से ज़्यादा हो गई है, तो अब ये देखिएगा कि इस अवस्था के अंदर जो है उसकी बिक्री भी बढ़ेगी, यानी ए आर कर्व जो मांग वक्र है ये जो दाईं तरफ शिफ्ट होगा, और ये मांग वक्र हमारे पास में आ गया नया ए आर वन। अब ये जो मांग में वृद्धि हुई है ये किस वजह से हुई है? ये एवरेज सेलिंग कॉस्ट की वजह से हुई है। अब हम ये देखेंगे कि भी उसको विज्ञापन के ऊपर व्यय करने से या ये जो विक्रय बढ़ाने के लिए जो व्यय किया गया उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हम देखेंगे कि भी उसको कीमत क्या प्राप्त हो रही है। अब इस अवस्था के अंदर एम आर और एम सी ने संतुलन का निर्धारण किया, और वो संतुलन का निर्धारण होता है ओ क्यू वन, और यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है वो ओ एच, क्योंकि कीमत जो है ए आर से निर्धारित होती है, जिसको आप क्यू वन जी कह सकते हैं, ओ एच कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि भी उसको जो आय प्राप्त हो रही है, एवरेज रेवेन्यू उसको मिल रहा है वो तो इसके बराबर मिल रहा है, और लागत आ रही है वो इसकी ओ ई कहें या हम जो है क्यू वन एफ कहें, इसके बराबर प्राप्त लाभ प्राप्त आय प्राप्त हो रही है, लागत हो रही है इसकी, और इसके कारण इसको जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, किसके बराबर? ई एफ जी एच के बराबर इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से जो प्रेरित होकर के वो क्या करता है, और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, तो उसके कारण जो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये बढ़ करके ए एस सी वन हो जाएगी, और ऐसे में उसकी जो मांग है वो बढ़ करके ए आर टू हो जाएगी। और अब यहाँ पर जो संतुलन का निर्धारण हो रहा है वो ये निर्धारण हो रहा है कि ऐसे में वो जो मात्रा बढ़ करके उत्पादन की ओ क्यू वन से ओ क्यू टू हो जाती है, और यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है वो क्यू टू जे, या जिसको अपन जो है क्यू के कह ओ के कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा उसको जो एवरेज रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो ओ के बराबर प्राप्त हो रहा है, इसको सेलिंग कॉस्ट है वो भी कितनी आ रही है? ओ के बराबर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर इसको जो आमदनी प्राप्त हो रही है वो उसकी औसत लागत के बराबर हो गई है। तो ऐसे में आगे जो है फर्म जो वो विक्रय के ऊपर व्यय नहीं करेगी। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि भी ये सेलिंग कॉस्ट करो ऐसा होता तो इसको इतना प्रॉफिट प्राप्त होता, फिर ये जो और ज्यादा विज्ञापन के ऊपर व्यय करता, तो उसके कारण जो है हो सकता है कि भी उसको और ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होने लग जाता, ये उसका डिमांड कर्व है। तो इस प्रकार से एक फर्म जो है तब तक विक्रय लागत के ऊपर जो है ध्यान देती रहेगी, या तब तक विक्रय बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर करती रहेगी जब तक उसको जो विक्रय की जो लागत होती है उसके मुकाबले उससे आमदनी ज्यादा प्राप्त होती रहेगी। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए हैं, क्योंकि Q2J के बराबर तो उसको लागत आ रही है, और Q2J के बराबर उसको जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है या आय प्राप्त हो रही है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है एक फर्म जो है इसके आगे जो है सेलिंग कॉस्ट को नहीं उठाएगी, आगे नया व्यय जो विज्ञापन के ऊपर नहीं करेगी।
अब हम आत्मनिरीक्षण का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो आप इन क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, अदरवाइज आप इसको एक बार जो दोबारा से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विक्रय लागत क्या होती है, उत्पादन लागत क्या होती है, विक्रय लागत और उत्पादन लागत में क्या अंतर होता है। ये आप देखिएगा क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।